जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। आज है 7 नवंबर 2024 और आज के करंट अफेयर्स को हम लोग शुरू करने वाले हैं। मैं हूं आपका एजुकेटर कमलाक्ष झा। और शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूंगा कि यूपीपीसीएस, यूपीएससी, बीपीएससी या किसी भी स्टेट पीएससी की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो लेक्चर को एंड तक जरूर देखिएगा। और यूपीपीसीएस, बीपीएससी और राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, इन तीन एग्जामिनेशन के पेड बैचेस ऑलरेडी शुरू हो चुके हैं। ये स्पेशल बैच है ज्ञान सर के। इस बैच में जीरो से लेकर सिलेक्शन तक की प्रॉपर तैयारी करवाई जाती है। बैच से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए दिए गए नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। फिर इसके अलावा ओनली करंट अफेयर्स के नाम से और स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के नाम से हमारे टेलीग्राम के चैनल है, जिनको आप जरूर ज्वाइन करिएगा और इंस्टाग्राम के पेज को भी फॉलो करिएगा। और आगे की चर्चा करें तो क्या क्या चीजें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इस लेक्चर के अंदर। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे नेशनल यूनिटी डे के बारे में। ये प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से एक टॉपिक है बेसिक सा, जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर आपको ऑलरेडी पता है कि यूनाइटेड स्टेट्स के अभी नए प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए हैं। तो यूनाइटेड स्टेट्स के नए प्रेसिडेंट का नाम नीचे कमेंट बॉक्स में तुरंत लिखकर बता दो, वीडियो को पॉज करके। अर्बन लोकल बॉडी का क्या रोल होता है अर्बन डेवलपमेंट में, यहाँ पर म्युनिसिपैलिटीज की बात हो रही है। फिर इसके अलावा ग्लोबल ट्री असेसमेंट को लेकर एक चर्चा हो रही है कि पूरे दुनिया भर में जो पेड़ हम लोग को देखने को मिल रहा है उसका आकलन जो है वो किया जा रहा है या मूल्यांकन किया जा रहा है, एनालिसिस हो रहा है, असेसमेंट हो रहा है। फिर क्लाइमेट चेंज इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या है। तो ये बहुत बेसिक से टॉपिक है आज के। इसमें कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन जो है वो आपको मिलेगी, ध्यान से सुनिएगा और जो भी चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं उस पर फोकस करिएगा। तो ये जो पहला टॉपिक है ये प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। बात हो रही है नेशनल यूनिटी डे के बारे में। जैसे ही शब्द सुनते हो आप यूनिटी, तो आपको क्या समझ में आता है, किसका नाम दिमाग में आता है? स्टैचू ऑफ यूनिटी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। यस, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की बर्थ एनिवर्सरी के अवसर पर नेशनल यूनिटी डे जो है वो ऑब्जर्व किया जाता है। और इस दिवस में हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और भी काफी सारे ऑफिशियल्स आए थे और उन्होंने जो है वो बताया ये गया कि ट्राइब्यूट जो है वो दिया पटेल साहब को इंडियन यूनिटी में उनके कंट्रीब्यूशन के लिए। फिर पुष्पांजलि भी अर्पित जो है वो की गई पटेल चौक में न्यू दिल्ली के अंदर। ये सब चीजें याद रखने की आवश्यकता नहीं है। नेशनल यूनिटी डे जो है वो किसकी बर्थ एनिवर्सरी है? तो पटेल साहब की। ये आपको बस मेनली यहां पर ध्यान में रखना है। और आप जानते हो पटेल साहब के बारे में मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा कितना ह्यूज कंट्रीब्यूशन था उनका हमारे देश के इंडिपेंडेंस मूवमेंट में, आफ्टर इंडिपेंडेंस ऑल्सो, पोस्ट इंडिपेंडेंस ऑल्सो, देश को इंटीग्रेट करने में। ऑपरेशन पोलो पटेल साहब का ही ऑपरेशन था। इनको आयरन मैन ऑफ इंडिया भी जो है वो कहा जाता है। यस, आई थिंक यू रिमेंबर, बचपन से पढ़ते आ रहे हो जीके में। इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल था कि हमारे यहाँ पर जो प्रिंसली स्टेट्स थे ना उनको इंडिया से जोड़ा, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने 3 ऑप्शन दिए थे प्रिंसली स्टेट्स को। जो ये रियासतें जो थी ना उनको 3 ऑप्शन जो है वो दिया गया था कि या तो आप पाकिस्तान में जुड़ जाओ, या इंडिया में जुड़ जाओ, या इंडिपेंडेंट रहो। तो पटेल साहब ने उनको इंडिया से जोड़ा। तो ये चीज हम लोग को जो है वो देखने को मिलती है। तो इन्होंने, और इवन नेशनल यूनिटी डे जो है वो ऑब्जर्व किया जाता है यूनिटी और सॉलिडेरिटी को प्रमोट करने के पर्पस के लिए, एकजुटता, यूनिटी, राइट। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिलती है। तो नेशनल यूनिटी डे का सिग्निफिकेंस जो है वो क्या है? तो पटेल साहब जी के कंट्रीब्यूशन को इस समय सम्मान दिया जाता है, याद किया जाता है। उनका कमिटमेंट जो था इस देश को जो है वो यूनाइटेड रखने का। इस दिवस पर पटेल साहब जी के वैल्यूज जो है वो पर्टिकुलरली उनके जो आइडियल्स हैं यूनिटी को लेकर, इंटीग्रिटी को लेकर, इंक्लूसिविटी को लेकर, एकता, अखंडता, समावेशिता, ये सब जो उनके आदर्श जो है उनको जो है वो याद किया जाता है, दर्शाया जाता है, प्रमोट किया जाता है। यूनिटी की इंपॉर्टेंस आप जानते ही हैं। इंडिया जो है वो उसमें विविधता हम लोग को देखने को मिलती है। अलग अलग धर्म के, अलग अलग जाति के लोग इंडिया के अंदर जो है वो रहते हैं। तो नेशनल यूनिटी डे में प्रमोट जो है वो किया जाता है कि हमें एकजुट रहना है। इस दिन इंकरेज जो है वो किया जाता है पब्लिक को कि भाई पटेल साहब के जो विजन जो है कि इंडिया को एकजुट रखना है, तो उसको जो है वो बरकरार रखा जाए। फिर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी 2018 में इसका उद्घाटन हुआ। कहां पर है आप सभी लोग जानते हैं, मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। 182 मीटर का ये स्टैचू हम लोग को देखने को मिलता है। दुनिया का टॉलेस्ट स्टैचू है ये, राइट। सरदार सरोवर डैम जो है वो वहां पर लोकेटेड। डैम का नाम भी थोड़ा सा ध्यान में रखना है, पता ही होगा वैसे तो आपको ये। 2020 में यहाँ पर शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की लिस्ट ऑफ 8 वंडर्स में भी
शामिल किया गया था। 8 अजूबे की जो सूची है एससीओ की, उसमें इसको शामिल किया गया। ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखेंगे। सरदार पटेल साहब जी के बारे में बात करें तो इनका जन्म होता है 31 अक्टूबर 1875 को गुजरात के अंदर, और ये लेवा पाटीदार कम्युनिटी से बिलोंग करते थे। इन्होंने इंग्लैंड में अपनी पढ़ाई करी, लॉ की, और फिर रोमन लॉ में जो है एक्सेलेंस हासिल किया। फिर इंडिया आए 1913 में बैरिस्टर के रूप में। फिर पटेल साहब जी जो थे उनको महात्मा गांधी जी से इंस्पिरेशन मिली। फिर उन्होंने इंडिया को फ्री करने का स्ट्रगल जो है वो किया, इंडियन फ्रीडम में स्ट्रगल किया। 1918 में खेड़ा सत्याग्रह जो था, तो उसमें इन्होंने पार्टिसिपेट किया, लीड किया, बेसिकली नेतृत्व किया। किसान जो है, खेड़ा सत्याग्रह आपको पता होगा कि जो किसान जो थे काफी परेशान थे टैक्सेशन से, तो उससे जो है वो उनको बचाया। और 1928 में बरदोली सत्याग्रह जो था, उसमें भी इनका नेतृत्व देखने को मिला। बरदोली सत्याग्रह 1928। तो ये सब फैक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में तो आप पढ़ते ही हो। फिर गांधी जी का विजन जो था, उसके साथ ही पटेल जी जो थे वो एक्टिवली इन्होंने पार्टिसिपेट किया नॉन कॉपरेशन और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में। सॉल्ट सत्याग्रह में 1930 के उनकी लीडरशिप हम लोग को देखने को मिली। कई बार जो है इनको जेल जो है वो जाना पड़ा। 1931 में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 46 सेशन जो था कांग्रेस का, उसके हेड थे ये 1931 में पटेल साहब। और गांधी इरविन पैक्ट जो था उसके डिस्कशन में इन्वॉल्व थे। पटेल साहब जी जो थे, उन्होंने क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 जो है उसको कंटिन्यू रखने का डेडिकेशन रखा। फिर इनको जो है वो अरेस्ट भी कई बार जो है वो किया गया, जैसे मैंने आपको बताया। फिर पोस्ट इंडिपेंडेंस में इनका कंट्रीब्यूशन था, ये इंडिया के पहले डेप्यूटी ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर थे और होम मिनिस्टर थे पहले। पटेल साहब जी के बारे में हम लोग जो है वो बात करें तो 562 प्रिंसली स्टेट्स को जो है वो इन्होंने इंडिया के अंदर शामिल किया और इंडिया को एक स्टेबल डेमोक्रेटिक नेशन के तौर पर खड़ा किया। इनके जो प्रयास थे वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट थे इंडिया को यूनाइट करने के लिए, ब्रिटिश इंडिया में भी और इंडिपेंडेंट इंडिया में भी। सिविल सर्विसेज में इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है वो रहा। इन्होंने ऑल इंडिया सर्विसेज को स्टैब्लिश किया और इंडिया के एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क को जो है वो रीइंफोर्स किया और बेहतर बनाया। इंश्योर किया कि सिविल सर्विसेज जो है वो पब्लिक वेलफेयर के लिए होनी चाहिए। उनको पैटर्न सेंट ऑफ इंडिया सिविल सर्वेंट जो है वो कहा जाता है। ये फैक्ट भी आप बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो तो ये तो आपको ध्यान में रखना ही रखना है कि भारत के लोक सेवकों के संरक्षक संत, पैट्रॉन सेंट ऑफ इंडिया सिविल सर्वेंट। और स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया इन्होंने कहा था सिविल सर्वेंट्स को। ये फैक्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है पहले। नेशनल सिविल सर्विसेज डे ऑब्जर्व किया जाता है 21 अप्रैल को, जिसमें इनके विजन जो है ब्यूरोक्रेसी के प्रति उसको जो है वो ध्यान में रखा जाता है। इवन पटेल साहब एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स, माइनॉरिटीज, ट्राइबल एंड एक्सक्लूडेड एरियाज, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज की जो काफी सारी कमिटीज थी ना, तो उसके भी हेड थे ये। और इंडिया का जो अधिकार है, लोगों को जो अधिकार मिलना चाहिए उसको इन्होंने डिजाइन किया, फंडामेंटल राइट्स और वेरियस राइट्स, इस पर अपनी टिप्पणी करी। इनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट था ये इंश्योर करने में कि माइनॉरिटीज और ट्राइबल के जो अधिकार है, यानी कि जो आदिवासी लोग के जो अधिकार हैं वो प्रोटेक्टेड रहे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। और यूनिटी के लिए तो आप जानते ही हैं, आयरन मैन ऑफ इंडिया, नेशनल यूनिटी डे इन्हीं की बर्थ पर जो है मनाया जाता है, बर्थ एनिवर्सरी के अवसर पर। पटेल साहब जी का कंट्रीब्यूशन था इंडिया की यूनिटी, गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क को बनाने में, इंडिया को आजादी दिलवाने में। ये सब चीजें तो आपको ऑलरेडी पता ही, आप जानते ही हैं। तो ये जो कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बताई पटेल साहब से रिलेटेड, वो आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। आयरन मैन ऑफ इंडिया, इनकी बर्थ एनिवर्सरी ध्यान में रखिएगा। ये शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की लिस्ट में आ चुका है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। तो कौन सी लिस्ट में? 8 वंडर्स की लिस्ट में। इनका जन्म 1875 में हुआ था, 31 अक्टूबर 1875। खेड़ा सत्याग्रह 1918, बरदोली सत्याग्रह 1928, 46 सेशन कांग्रेस का 1931, इन सब में इनका पार्टिसिपेशन देखने को मिला और कांग्रेस के सेशन की हेड थे। इंडिया के पहले डेप्यूटी पीएम और होम मिनिस्टर थे ये।
और ऑल इंडिया सर्विसेज को स्टैब्लिश इनके द्वारा किया गया। इनको इंडियन सिविल सर्वेंट का जो है वो संरक्षक बताया जाता है, संरक्षक संत, पैट्रॉन सेंट, स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया बोला इन्होंने सिविल सर्वेंट्स को। तो ये फैक्ट्स आप ध्यान में रखेंगे। अब देखो, यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट ऑलरेडी इलेक्ट हो चुके हैं, नए प्रेसिडेंट, तो आपको ऑलरेडी पता है। ये जो न्यूज है थोड़ी सी पुरानी है, तो इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि भी होने वाले हैं। बट आपको जो समझना है मेनली वो ये समझना है कि इलेक्टोरल कॉलेज सिस्टम क्या होता है, मतलब क्या प्रोसेस है, कैसे प्रेसिडेंट को इलेक्ट किया जाता है यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर। क्या डायरेक्टली, जैसे कि जो कैंडिडेट्स होते हैं, जो खड़े होते हैं प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए, क्या उनके नाम लिख रहे होते हैं और लोग क्या डायरेक्टली उनको चूज करते हैं? नहीं। काफी सारे लोगों को लगता है कि यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर, जैसे कि एक तरफ कमाला हैरिस खड़ी हुई है और दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप खड़े हुए हैं, बैलेट पेपर में दो लोगों के नाम है या पोलिंग मशीन में दो लोगों के नाम है और जाकर उस पे बटन दबा दिया और हो गया। नहीं, ऐसा नहीं होता है। होता कैसा है, जैसे कि हमारे यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूएंसी है, हमारे यहाँ पर हमारा एक कैंडिडेट है जो खड़ा रहता है, जिसको हम वोट डालते हैं, और अगर वो जीतते हैं और मेजोरिटी लोकसभा के अंदर, अगर मैक्सिमम कैंडिडेट्स जो होते हैं वो एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी के होते हैं, तो वो पार्टी अपनी सरकार बना लेती है। ये चीज पता है ना आपको? और फिर वो अपने लीडर को चूज करते हैं, जो कि होते हैं प्राइम मिनिस्टर। अब यहां पर क्या है, यहां पर इलेक्टोरल कॉलेज के अंदर जैसे कि हमें देखने को मिलता है, इस चीज पे आओ आप। इलेक्टोरल कॉलेज के अंदर 538 इलेक्टर्स होते हैं। क्या होता है? 538 इलेक्टर्स। और एक कैंडिडेट को एटलीस्ट 270 इलेक्टर्स वोट जो है वो चाहिए होते हैं प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जीतने के लिए। मतलब समझ के रखो कि 538 लोग जो है वो वहां पर है, जिनको पब्लिक ने चुना है। ठीक है? अब ये लोग जो है वो चूज करेंगे कि प्रेसिडेंट जो है वो कौन बनेगा, और प्रेसिडेंट बनने के लिए एटलीस्ट 270 वोट्स की आवश्यकता है। क्लियर हो गई कहानी? कोई कंफ्यूजन तो नहीं किसी प्रकार का? फिर से एक बार रिपीट करता हूं। लोगों ने, यूनाइटेड स्टेट्स की जनता ने, यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर जो 50 स्टेट्स है, 50 स्टेट्स है, उन 50 स्टेट्स को जो है वो मान के चलो कि जैसे इंडिया के अंदर अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज है, स्टेट्स है, वैसे ही वहां पर 50 स्टेट्स है ना? अब उस 50 स्टेट्स के अंदर पब्लिक रह रहा है, राइट? लोग, जनता रह रही है, अमेरिकन सिटीजन रह रहे हैं। अब ये अमेरिकन सिटीजन वहां पर मौजूद जो इलेक्टर्स खड़े हैं उनको चूज कर लेंगे, तो उस क्षेत्र से वो इलेक्टर चूज हो गया। तो ऐसे टोटल 538 इलेक्टर्स को जो है वो जनता चूज करेगी, और फिर ये 538 इलेक्टर्स जो है वो प्रेसिडेंट को चूज करेंगे, और प्रेसिडेंट बनने के लिए एटलीस्ट 270 इलेक्टोरल वोट्स की आवश्यकता होती है। क्लियर कट कहानी? देखो, इलेक्टोरल कॉलेज के अंदर क्या होता है, ये एक फॉर्मल सिस्टम है जिसके थ्रू यूनाइटेड स्टेट सिटीजन जो है वो इलेक्ट करते हैं प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट को। बट ध्यान रहे, सिटीजन्स अपना वोट जो है वो इलेक्टर्स जो रिप्रेजेंट करते हैं हर एक कैंडिडेट को, उसको देते हैं, रेदर देन प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट्स को। मतलब कि सिटीजन डायरेक्टली प्रेसिडेंट को वोट नहीं डालते हैं, वो वोट डालते हैं उस पर्टिकुलर इलेक्टर को जो प्रेसिडेंट को रिप्रेजेंट करेंगे। प्रोसेस की बात करें तो इलेक्टर जो है वो चूज किया जाता है हर एक कैंडिडेट की पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा। जैसे कि टिकट मिलती है ना हमारे यहां पर, तो वैसे ही टिकट दे दी जाती है। फिर वोटिंग जो है वो होती है प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के लिए। इलेक्टोरल कॉलेज जो है वो स्टैब्लिश किया गया था एज अ कॉम्प्रोमाइज के तौर पर ड्यूरिंग यूनाइटेड स्टेट्स का जब कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट हो रहा था। तो इसमें यह बोला गया कि डायरेक्ट वोटर रिप्रेजेंटेशन की नीड की आवश्यकता है और इनडायरेक्ट कांग्रेशनल सिलेक्शन की नीड की आवश्यकता है। फिर इलेक्टोरल कॉलेज के अंदर क्या है, 538 इलेक्टर्स होते हैं और एक कैंडिडेट को प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जीतने के लिए 270 इलेक्टोरल वोट्स की आवश्यकता होती है। हर एक स्टेट के नंबर ऑफ इलेक्टर्स होते हैं, इट इज इक्वल्स टू टोटल कांग्रेशनल डेलीगेशन। मतलब ये बिल्कुल ऐसे ही कि पॉपुलेशन के आधार पर ये बनाया हुआ है कि इस क्षेत्र से जो है वो इतनी सीट्स रहेंगी, इतने इलेक्टर्स रहेंगे। अब बड़ी बड़ी स्टेट्स जैसे कैलिफोर्निया, यहां पर ज्यादा इलेक्टर्स हैं, जैसे कि 54 इलेक्टर्स हैं। छोटी स्टेट जैसे कि अलास्का यहाँ, और हम लोग को व्योमिंग, यहाँ पर मात्र 3 ही इलेक्टर्स हम लोग को देखने को मिल रहा है। तो सेम वैसे ही जैसे इंडिया के अंदर कॉन्स्टिट्यूएंसी है, वैसे ही यहाँ पर इलेक्टर्स हम लोग को जो है वो देखने को मिलते हैं जो सेलेक्ट किए जाते हैं। तो पॉपुलर वोट जो है वो टिपिकली इन्फ्लुएंस करता है इलेक्टर्स को, और इलेक्टोरल कॉलेज जो है वो अलाउ करता है कैंडिडेट को कि वो प्रेसिडेंसी जीत सकते हैं, इवन वो पॉपुलर वोट जो है वो हार भी चुके हो तो भी, जो कि हम लोग को 2000 और 2016 के इलेक्शन में जो है वो देखने को मिला। यानी कि डायरेक्ट वोट या पॉपुलर वोट का इन्फ्लुएंस अगर खत्म भी हो गया तो भी
इलेक्टर्स की मदद से जो है वो जीता जा सकता है प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, बस। और इसको पता है डिटेल में जनरल स्टडीज की क्लास में कवर करवाया जाता है। यहाँ पर तो इन शॉर्ट मैंने आपको जो है वो समझाने के पर्पस के लिए बताया, बट जीएस की क्लास में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के साथ अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन को कंपेयर जब किया जाता है, तब उसमें ये पूरी चीज डिटेल में जो है वो एक्सप्लेन की जाती है। अब इलेक्टर का सिलेक्शन की बात करें, तो इलेक्शन से पहले हर एक पॉलिटिकल पार्टी जो है वो नॉमिनेट करती है अपना इलेक्टर की लिस्ट, की हर एक स्टेटमेंट की ये इलेक्टर होंगे। ये इलेक्टर जो है वो लॉन्ग टाइम पार्टी मेंबर्स भी हो सकते हैं या इंडिविजुअल्स हो सकते हैं जो कि पार्टी के प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट के साथ एफिलिएटेड है, मतलब कि वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं उस प्रेसिडेंट को, वो भी हो सकते हैं। अब कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्ट्रिक्शन जो है वो इलेक्टर्स के लिए रहते हैं, जैसे कि मेंबर जो होना चाहिए कांग्रेस का, और फेडरल ऑफिस होल्डर जो होते हैं वो डिस्क्वालीफाइड होते हैं, यानी कि अगर कांग्रेस का मेंबर है कोई व्यक्ति या फिर कोई ऑफिस होल्डर है, तो उनको जो है वो इलेक्ट नहीं किया जाता है, मतलब वो इलेक्टर्स के तौर पर जो है वो खड़े नहीं हो सकते हैं, यानी कि एलिजिबिलिटी कंडीशन क्राइटेरिया हम लोग को जो है वो देखने को मिल रहा है। 14th अमेंडमेंट जो है वो बेसिकली ये ऑफिशियल जितने भी होते हैं जो कि अगर किसी भी प्रकार के रेबिलियन में या यूनाइटेड स्टेट्स के एनिमीज हैं, तो उनको इलेक्टर्स नहीं बनाया जाता है, यानी कि उन्होंने पिछले पास्ट में अगर किसी प्रकार का विद्रोह किया है तो उनको फिर मौका नहीं मिलेगा इलेक्टर बनने का। तो ये सब एलिजिबिलिटी कंडीशन है, वो सब उतना ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है, बस प्रोसेस आपको पता होनी चाहिए। अब देखो, इलेक्टर जो है वो चूज किए जाते हैं पॉपुलर वोट के थ्रू जनरल इलेक्शन में, जहां पर सिटीजन जो है वो अपने कैंडिडेट जो है उसको वोट डालते हैं कि भाई देखो, फॉर एग्जाम्पल आप अपने एमपी को वोट डाल रहे हो, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को जो खड़े होते हैं, फिर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है फाइनली मेजोरिटी अगर लोकसभा में ज्यादा एमपी की हुई एक पर्टिकुलर पार्टी की, तो वो पॉलिटिकल पार्टी अपनी सरकार बना लेती है। फिर वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है वो अपने, मतलब वो अपने लीडर को चूज कर लेते हैं फिर, यानी कि जो मेजोरिटी पार्टी होती है वो अपने लीडर को जो है वो चूज करती है। फिर प्राइम मिनिस्टर जो है वो ओथ लेते हैं, फिर वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है वो स्टैब्लिश करते हैं। पता है ना आप सभी लोग को ये वाली बात? भाई जितने भी एमपी जो है, जो सरकार बनाते हैं बेसिकली, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो वही तो अपने लीडर को जो है वो चूज करेंगे कि हाउस का लीडर जो है वो कौन होगा, वही तो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर होता है। यस, यहां पर भी वैसे ही सिस्टम है। यहाँ पर इलेक्टर जो है वो पॉपुलर वोट के दौरान जो है वो जनरल इलेक्शंस के चूज कर लिए जाते हैं, जहां पर सिटीजन जो है वो अपने अपने कैंडिडेट को जो है वो वोट करते हैं और वो कैंडिडेट चूज हो जाता है। फिर प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में सिटीजन के जो इलेक्टर्स हैं वो बेसिकली जो है वो चूज करते हैं प्रेसिडेंट को, कि प्रेसिडेंट कौन बनेगा। विनर टेक्स ऑल सिस्टम ज्यादातर स्टेट जो है फॉलो करती है विनर टेक्स ऑल अप्रोच। ये सभी इलेक्टोरल वोट जो है, जो भी कैंडिडेट जीत रहा होता है स्टेट के पॉपुलर वोट, उसको जो है वो प्रोवाइड करा दिया जाता है। अच्छा, एक स्विंग स्टेट भी होती है, ये आपको समझना जरूरी है। ये सिस्टम जो है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जहां पर अनप्रिडिक्टेबल रिजल्ट भी जो है वो आ सकते हैं। यहाँ पर कई बार जो है वो स्थिति जो है वो काफी खराब हो जाती है। अभी यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर मेरे ख्याल से अभी रिसेंटली जो है वो 7 जो है वो स्विंग स्टेट जो है वो हम लोग को देखने को मिली थी। मतलब ये एक ऐसी स्टेट जो हम लोग को मतलब ऐसे एरियाज होते हैं जो बेसिकली इलेक्शंस के ओवरऑल रिजल्ट को भी जो है वो चेंज कर देते हैं। पता है आपको, इलेक्शन का जो रिजल्ट होना होता है, जैसे बड़ी स्टेट्स वगैरह जो होती है ना, पावरफुल स्टेट्स वगैरह, तो वो कई बार इलेक्शन के रिजल्ट को जो है वो चेंज कर देती है, ओवरऑल रिजल्ट को। तो ये पावरफुल स्विंग स्टेट्स हम लोग को देखने को मिलती है। स्विंग स्टेट, स्वे स्टेट्स के नाम से भी इनको जो है वो जाना जाता है। ठीक है, फिर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन एक्सेप्शन है। मेन और नेब्रास्का, ये यहां पर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का एक फॉर्म हम लोग को देखने को मिलता है, जहां पर 2 इलेक्टर जो है वो स्टेट वाइड विनर जो है वो हम लोग को देखने को मिल सकते हैं, और एक इलेक्टर जो है वो कांग्रेस का डिस्ट्रिक्ट विनर भी जो है वो बन सकता है। राइट, मतलब इसमें जो है होता है कि एक कांग्रेस की तरफ से हम लोग को देखने को मिलेगा और एक स्टेट वाइड की तरफ से हम लोग को देखने को मिलेगा, यानी कि स्टेट का विनर हम लोग को देखने को मिलेगा। तो ऐसे करके भी चूज जो है वो किया जाता है। तो अलग अलग तरीके हैं, उतना डेप्थ में आपको जो है वो समझने की और जाने की आवश्यकता नहीं है। आपको तो बस ये ध्यान में रखना है कि एक ऐसी प्रोसेस होती है यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर, जहां पर जो सिटीजन है वो अपने इलेक्टर्स को चूज करते हैं और फिर इलेक्टर जो है वो अपने प्रेसिडेंट को जो है वो चूज करते हैं। और टोटल 538 इलेक्टर्स हैं, ये फैक्ट ध्यान में रखेंगे। और प्रेसिडेंट बनने के लिए 270 इलेक्टर्स के वोट्स की आवश्यकता है, दैट्स इट। रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी इलेक्टर्स के लिए जो है वो क्या होती है, इलेक्टर्स जो है वो
अपनी अपनी स्टेट की कैपिटल में जो है वो ट्यूसडे को मिलते हैं, राइट। और दिसंबर में आफ्टर सेकेंड वेडनेसडे अपना वोट जो है वो कास्ट करने के लिए। ऑल्दो इलेक्टर जनरली जो है वोट करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर प्लेज, यानी कि जो उन्होंने शपथ ले रखी थी पहले उसके अकॉर्डिंग वोट करते हैं कि भाई हम इस कैंडिडेट को चूज करेंगे, ठीक है। रियर स्टैंड में फेथलेस इलेक्टर जो होते हैं वो अपनी पार्टी कैंडिडेट के अगेंस्ट वोट कर देते हैं, बट ओवर 99% इलेक्टोरल हिस्टोरिकली देखा गया है जो वो बोलते हैं कि भाई हम इस कैंडिडेट के लिए खड़े हुए हैं तो हम उसी को ही वोट देंगे। कई बार लोग पलट जाते हैं ना, मुकर जाते हैं, तो उस पर भी डर रहता है कि फेथलेस इलेक्टर की भाई इस पे आप विश्वास नहीं कर सकते हो। अब इंडिया के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के बारे में आपको ऑलरेडी पता ही है। इंडिया के अंदर प्रेसिडेंट के इलेक्शन जो होते हैं वो इलेक्टोरल कॉलेज जो होता है एमपी और एमएलए का, तो उसके हम लोग को देखने को होता है एमपी और एमएलए मिलकर प्रेसिडेंट को जो है वो चूज करते हैं। कैंडिडेट को जो है वो एक फाइल करना पड़ता है 50 प्रपोजर और 50 सेकेंडर्स जो होते हैं इलेक्टोरल कॉलेज के। अगर यानी कि किसी को खड़ा होना है प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में इंडिया के अंदर, तो उसको हमारे एमपी और एमएलए 50 एमपी 50 एमएलए टोटल ऑल ओवर टोटल प्रपोजर और सेकेंडर्स यानी कि लगभग 100 लोगों की आवश्यकता होती है एक साइन किए गए पेपर में नॉमिनेट करने के लिए, अपना नाम खड़े होने के लिए। फिर इंडियन वोटर जो है वो बेसिकली एक बैलेट पेपर जो है वो का यूज जो है वो करते हैं। वहां पर सिंगल चॉइस वोट हम लोग को देखने को मिलता है, राइट। तो ये वोटिंग मेथड इस प्रकार से होता है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। तो ये इसी मेथड के थ्रू हम लोग को देखने को मिलता है कि वोटिंग प्रोसीजर जो है वो चलता है। वोट की वैल्यू एमपी और एमएलए की वेरी जो है वो करती है। एमपी की जो है वो फिक्स्ड वोट वैल्यू हम लोग को देखने को मिलती है, एमएलए की वोट जो है वो स्टेट की पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग जो है वो वेरी करते हैं। एक कैंडिडेट को 50% से ज्यादा टोटल वोट जो हुए हैं वो सिक्योर करना पड़ता है। तो ये चीज हम लोग को जो है वो देखने को मिलती है। तो ये सिस्टम हमारा थोड़ा सा जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स के सिस्टम से जो है वो डिफरेंट है। यहाँ पर तो डायरेक्ट दो कैंडिडेट खड़े हुए, 270 से ज्यादा जिसको वोट मिले वो जीत गया, बट अपने यहाँ पे ऐसा नहीं है। फिर इंडियन प्रेसिडेंट, अभी ये तो पता है बहुत छोटे से में लिखा हुआ था, ये अपने आप में ये टॉपिक जो है ना करीब 2-2.5 घंटे का टॉपिक है। ये पूरा कंप्लीट टॉपिक इलेक्शंस का, इसमें बहुत डिटेल में समझाया जाता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट क्या है, राइट, किस तरीके से ऑपरेट करता है, हर एक चीज डिटेल में समझाई जाती है। तो फॉर दैट यू हैव टू गो थ्रू जनरल स्टडीज क्लासेस। उसके लिए दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करके आप क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। अब कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इंडियन प्रेसिडेंट को लेकर क्या क्या प्रोविजन है, तो आर्टिकल 54 प्रेसिडेंट के इलेक्शंस के बारे में बात की गई है। 55 के अंदर किस तरीके से इलेक्शन होगा उसकी बात हुई है। 56 के अंदर टर्म्स क्या होंगे ऑफिस के उसकी बात हुई है। 57 के अंदर री इलेक्शन होना है तो उसकी एलिजिबिलिटी कंडीशन क्या है। आर्टिकल 58 के अंदर क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए ऑनरेबल प्रेसिडेंट की। तो यूनाइटेड स्टेट्स और इंडियन प्रेसिडेंट के बीच में सिमिलैरिटी क्या है, तो दोनों ही एक सेरिमोनियल हेड ऑफ स्टेट हम लोग को जो है वो देखने को मिलता है, अपने अपने नेशन को रिप्रेजेंट करते हैं ऑफिशियल और डिप्लोमेटिक इवेंट्स में। इलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो दोनों ही इलेक्ट जो है वो होते हैं अपने अपने रोल्स के लिए, हालांकि मेथड जो होता है वो डिफरेंट होता है। यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर डायरेक्ट इलेक्शन है, इंडिया के अंदर इनडायरेक्ट इलेक्शन है। अच्छा, यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर होता है डायरेक्ट इलेक्शन, क्यों बोल रहा है, क्योंकि जो इलेक्टर खड़े हुए हैं ना तो वो रिप्रेजेंट करते हैं उस पर्टिकुलर कैंडिडेट को जो प्रेसिडेंट के लिए इलेक्ट हुआ है। हालांकि पब्लिक डायरेक्टली प्रेसिडेंट को वोट नहीं डाल रही है, वो इलेक्टर को वोट डाल रही है। बट इलेक्टर प्लेज लेते हैं ना, संकल्प लेते हैं कि भाई हम इस कैंडिडेट की तरफ से खड़े हुए हैं, यस। तो उस अकॉर्डिंग चीजें चलती है। दोनों ही प्रेसिडेंट वीटो पावर जो है वो एंजॉय करते हैं लेजिस्लेटिव बिल्स के ऊपर। दोनों ही डिक्लेयर जो है वो कर सकते हैं इमरजेंसी, स्पेशल पावर्स उनके पास जो है वो रहती है, बट स्कोप और नेचर जो है वो दोनों का अलग अलग रहता है। दोनों ही नेगोशिएट करते हैं ट्रीटीज वगैरह और इंटरनेशनल रिलेशंस मैनेज करते हैं। ये काफी सारे सेरिमोनियल रोल्स में पार्टिसिपेट करते हैं, जैसे कि कोई उद्घाटन करना है किसी, मतलब यानी कि कोई कानून को लागू करवाना है, कोई भी ऐसा कोई हम लोग को देखने को मिल रहा है कि फॉरेन डिग्नेटरीज को होस्ट करना है, राइट। तो ऐसी चीज है। डिफरेंसेस क्या होते हैं, यूनाइटेड स्टेट्स का प्रेसिडेंट जो होते हैं उनके पास एग्जीक्यूटिव पावर होती है, बट इंडियन प्रेसिडेंट के पास लिमिटेड पावर होती है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर मेन डिसीजन मेकर होते हैं। इंडियन प्रेसिडेंट जो है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस पर काम करते हैं, बट यूनाइटेड स्टेट के प्रेसिडेंट इंडिपेंडेंट काम कर सकते हैं। यूनाइटेड स्टेट्स जो है वो डायरेक्ट इलेक्शन का उपयोग जो है वो करता है इलेक्टोरल कॉलेज के लिए, और इंडिया का सिस्टम जो है वो इलेक्टोरल कॉलेज एमपी और एमएलए के ऊपर रिलाय करता है। इंडियन प्रेसिडेंट 5 इयर्स के टेन्योर के लिए रहते हैं और री इलेक्ट हो सकते हैं मल्टीपल टाइम्स, बट यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट 4 साल के लिए रह सकते हैं और 2 ही बार जो है वो री इलेक्ट हो सकते हैं, 2 बार से ज्यादा नहीं।
इम्पीचमेंट प्रोसेस, इंडियन प्रेसिडेंट जो है उनको हटाया जा सकता है कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग, बट यूनाइटेड स्टेट्स का प्रेसिडेंट इम्पीचमेंट जो है वो सीरियस क्राइम के लिए फेस कर सकता है, जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव इनिशिएट करे तब। दोनों ही प्रेसिडेंट जो है उनको इम्यूनिटी मिलती है अपने ऑफिशियल एक्ट के लिए, बट स्कोप जो होता है लीगल प्रोटेक्शन का वो अलग होता है, जहां पर यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट को ज्यादा एग्जीक्यूटिव प्रिविलेज जो है मिलता है, क्योंकि मेन एग्जीक्यूटिव पावर जो होती है वो एंजॉय कर सकता है यूनाइटेड स्टेट्स का प्रेसिडेंट, जो कि इंडियन प्रेसिडेंट जो है वो एंजॉय नहीं कर सकते। तो ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक था, डिफरेंसेस वगैरह, बट ये टॉपिक मैं चाहूंगा कि आप अगर जनरल स्टडीज से पढ़ेंगे तो ज्यादा क्लैरिटी आपको जो है वो मिलेगी। अर्बन लोकल बॉडी यानी कि म्युनिसिपैलिटीज की यहाँ पर बात हो रही है, तो अर्बन लोकल बॉडी जो है ये बेसिकली अर्बन एरियाज को मैनेज और डेवलप करने का काम करती है म्युनिसिपैलिटी, आपको ऑलरेडी पता है। अब सर्विस डिलीवरी करना हो या शासन करना हो बेहतर, या अर्बन प्लानिंग करना हो, ये सब काम अर्बन लोकल बॉडीज के पास होता है। जितने भी ऑफिशियल जो होते हैं जैसे कमिश्नर वगैरह जो होते हैं, तो ये सर्विस डिलीवरी को बढ़ाने का काम करते हैं, बट काफी सारे चैलेंजेस ये फेस करते हैं। काफी सारे इनिशिएटिव का मेन ऑब्जेक्टिव ये रहता है कि अर्बन लोकल बॉडीज को जो है वो मजबूत बनाना, बेटर बनाना, सिटीज के बेटर गवर्नेंस के लिए। तो अर्बन लोकल बॉडी जो है वो काफी सारी चीजों पर काम करती है, राइट। शहर को साफ रखना, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई प्रॉपर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, इस पर भी फोकस रहता है। काफी सारी पानी का सप्लाई पर फोकस रहता है, राइट। ये पार्किंग की व्यवस्था, इन सब चीजों पर फोकस रहता है। वेस्ट मैनेजमेंट, वाटर सप्लाई, सैनिटेशन, पब्लिक हेल्थ, हर चीज में कि रेसिडेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर हो सके, इस पर काम करती है वो। अर्बन प्लानिंग प्रॉपर तरीके से, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को इंश्योर करती है कि बेहतर तरीके से बने, किसी प्रकार की प्रॉब्लम्स ना आए। इवन एनवायरमेंट के परस्पेक्टिव से भी काम करती है, बट काफी कम फाइनेंशियल पावर्स इनके पास जो है वो होती है। ग्रांट्स वगैरह के ऊपर ही ये थोड़े से डिपेंडेंट जो है वो रहते हैं, स्टेट और सेंट्रल फंडिंग के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं अपनी फाइनेंशियल ऑटोनॉमी के लिए। मतलब इनकी फाइनेंशियल ऑटोनॉमी अफेक्ट होती है, क्योंकि इनके पास खुद का बनाने लायक पैसा तो होता है, बट इतना इनको जो है मिल नहीं पाता है ऑपरेट करने के लिए, तो उनको डिपेंडेंट हमेशा स्टेट और सेंटर के ऊपर रहना पड़ता है और उनके ग्रांट्स के ऊपर रहना पड़ता है। यहाँ पे ट्रेन्ड वर्कर्स भी नहीं होते हैं, तो ये भी इनकी दिक्कत होती है। कंटिन्यूअस ट्रेनिंग और डेवलपमेंट प्रोग्राम बहुत ज्यादा जरूरी है इनके स्टाफ की स्किल्स को और बेहतर बनाने के लिए। सॉरी। अब गवर्नमेंट फोकस कर रही है कि ट्रेनिंग देंगी इनके स्टाफ को, जिससे कि और बेहतर स्किल्स वो डेवलप कर सके। वर्कशॉप, सेमिनार्स ऑर्गेनाइज किए जाएंगे, फाइनेंशियल सपोर्ट जो है वो इनको दिया जाएगा। इनके लिए प्रॉपर बजट होना चाहिए मेरे हिसाब से, तो वो ज्यादा बेटर है। फिर टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट करो, जिससे कि और बेहतर तरीके से प्लानिंग हो सके, सर्विस डिलीवरी हो सके। तो ये चीजें बहुत बेसिक चीज जो आपको उतनी कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, ध्यान में नहीं रखना है। अब देखो, पहली बार पूरे दुनिया भर के पेड़ों का मूल्यांकन किया गया। अब गैस करो कि पेड़ बढ़े, घटे या क्या हुआ। तो देखो यार, गैस करने की जरूरत नहीं, आपको ऑलरेडी पता ही है। 38% पूरे दुनिया भर की पेड़ की प्रजाति जो है वो आज की रेट में लुप्त होने की कगार में है। ओवर 1 in 3 ट्री स्पीसीज आर एट रिस्क। 3 में से 1 प्रजाति रिस्क में है। 16 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी जो हुई थी सीबीडी की, कल ही हमने डिस्कस किया, कहां पर हुई थी? कोलंबिया, काली डिक्लेरेशन कल डिस्कस किया था ना हमने, काली डिक्लेरेशन। तो उसमें यही बताया गया कि भाई आईयूसीएन की रेड लिस्ट ऑफ थ्रेटेंड स्पीसीज के अंदर और भी काफी सारी चीजों को शामिल किया जा रहा है। 1000 से भी ज्यादा साइंटिस्ट का कहना यह है कि 47,282 ट्री की स्पीसीज में से 16,425 स्पीसीज जो है वो एक्सटेंशन यानी कि लुप्त होने के रिस्क में है। ये सब आंकड़े याद रखने की जरूरत नहीं है। ये पूरे दुनिया भर के ट्री का जो मूल्यांकन किया गया, असेसमेंट किया गया, मेन ऑब्जेक्टिव यही था कि सभी पेड़ की प्रजाति जो पूरे दुनिया भर में है उसको क्या इंक्लूड कर ले आईयूसीएन की रेड लिस्ट के अंदर, जिससे कि उनको और बेहतर तरीके से जो प्रोटेक्ट किया जाए। तो ये शुरुआत इसकी करी थी 2015 में। मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि भाई हमें प्रोटेक्शन जो है वो देना है, जो भी प्रजाति एक्सटेंशन की रिस्क में है, लुप्त होने की कगार में, उनको प्रोटेक्ट जो है वो किया जाए। यहाँ पर 60 बॉटिकल ऑर्गेनाइजेशन का कोलैबोरेशन हुआ, 25 आईयूसीएन ग्रुप्स हम लोग को जो है वो देखने को मिले, और काफी सारे ट्री एक्सपर्ट्स थे पूरे दुनिया भर के। तो काफी सारे पेड़ आज की डेट में काफी रिस्क में है। 192 कंट्रीज के अंदर पेड़ जो है वो रिस्क में हम लोग को देखने को मिल रहे हैं। साउथ अमेरिका के अंदर सबसे ज्यादा पेड़ की डाइवर्सिटी, विविधता हम लोग को देखने को मिलती है। यहाँ पर भी पेड़ की प्रजाति काफी ज्यादा मात्रा में जो है वो रिस्क में है डिफॉरेस्टेशन के कारण। तो मेन खतरा जो है वो पेड़ों को क्या है, तो आप जानते ही हैं, डिफॉरेस्टेशन।
लोग पेड़ को काट रहे हैं। कई बार लोग जो है वो क्या करते हैं, पेड़ को काटते हैं किस पर्पस के लिए? टिम्बर के लिए, फूड, मेडिसिन, फ्यूल के लिए। फिर इन्वेसिव स्पीसीज, आक्रामक प्रजातियों से पेड़ों को खतरा है। क्लाइमेट चेंज, बढ़ते हुए टेम्परेचर से पेड़ों को खतरा है। तो ये 4 वजह है जिसके कारण से सबसे ज्यादा खतरा पेड़ों को हम लोग को देखने को मिलता है। आज की डेट में पेड़ को बचाने के लिए काफी सारे प्रयास जो है वो किए जा रहे हैं अलग अलग क्षेत्रों में। मडागास्कर, क्यूबा, जुआन फर्नांडिस आइलैंड, फिजी, कंट्रीज जैसे कि घाना, कोलंबिया, चिले, केनिया, इन्होंने नेशनल स्ट्रेटजीज बनाई है पेड़ों को बचाने के लिए। गैबन ने आइडेंटिफाई किया है कुछ एरिया पेड़ को प्रोटेक्ट करने के लिए। कम्युनिटी इनिशिएटिव्स हम लोग को देखने को मिल रहा है, यानी कि वहां पर रहने वाली जो लोकल कम्युनिटीज हैं उनको अवेयर किया जा रहा है कि पेड़ों को प्रोटेक्ट करो। और इकोसिस्टम में पेड़ का एक बहुत बड़ा रोल होता है, इसके बारे में मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं, आपको ऑलरेडी जो है वो पता है। अब ये वाला टॉपिक भी जो है बहुत बेसिक सा है। एक रीसेंट रिपोर्ट आती है एशियन डेवलपमेंट बैंक की, जो ये बता रही है कि पूरे दुनिया भर में क्लाइमेट चेंज के कारण इकोनॉमी को बहुत बड़ा खतरा है। तो ये बात आप जानते ही हैं। 17% जीडीपी में रिडक्शन 2070 तक हो जाएगा हाई ग्रीन हाउस गैस एमिशन के कारण, ये बताया जा रहा है एशिया पैसिफिक रीजन में। ये सजेस्ट किया गया है कि 2100 तक, 2100 तक ये रिडक्शन जो है वो और तेजी से बढ़ जाएगा और 41% हो जाएगा 17% से। इंडिया के अंदर जीडीपी में 24.7% डिक्लाइन होगा 2070 तक, बढ़ते हुए ग्रीन हाउस एमिशन के कारण। वियतनाम, बांग्लादेश, इंडोनेशिया जैसी कंट्रीज को और भी ज्यादा लॉस झेलना पड़ेगा और इंडिया उससे ज्यादा लॉस झेलेगी। तो ये चीज है बेसिक सी, और कुछ नहीं है। 300 मिलियन इंडिविजुअल्स को खतरा है किसका? कोस्टल फ्लड का, बाढ़ आने का, क्योंकि सी लेवल राइज होगा ना। काफी सारे एसेट्स, ट्रिलियंस के एसेट्स जो है वो डैमेज हो जाएंगे 2070 तक। जीडीपी का लॉस जो है वो होगा 11.6% डिक्लाइन जीडीपी का हम लोग को देखने को मिलेगा। कंपेयर मतलब रीजनल एवरेज 4.9% का है। कूलिंग डिमांड जो है उसके कारण 5.1% जीडीपी का लॉस होगा इंडिया के लिए। नेचुरल डिजास्टर लगातार देखने को मिलेंगे जिसके कारण से बहुत ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज होगा, उसके कारण अलग से लॉस। 2070 तक रिवराइन फ्लड्स हम लोग को देखने को मिलेंगे जो कि डैमेज और ज्यादा कर देंगे। आंकड़े वगैरह याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, बस यही है और कुछ नहीं। नेट जीरो एमिशन का हमारा टारगेट 2070 तक का है कि 2070 तक हमें नेट जीरो एमिशन अचीव करना है। बट नेट जीरो एमिशन को अचीव करने के लिए जिस पेस पे हम लोग चल रहे हैं, जिस स्पीड में हम लोग चल रहे हैं वो काफी कम है, उसको बढ़ाने की आवश्यकता है। क्लाइमेट फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता है। रिन्यूएबल एनर्जी को ट्रांजिट करने की आवश्यकता है। अर्जेंट क्लाइमेट एक्शन लेने की आवश्यकता है। तो ये सब कुछ चीजें हैं बहुत बेसिक सी, जिसके बारे में आपको ऑलरेडी जानकारी है ही। बैलन डी और अवार्ड 2024, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। रॉड्री जो है वो पहले स्पेनिश प्लेयर हैं जिन्होंने बैलन डी और अवार्ड जो है वो जीता है। बैलन डी और 1960 से रॉड्री। तो ये फैक्ट आप ध्यान में रखिएगा। और ये एटना बॉनमेट्री, इन्होंने अपना टाइटल रिटेन किया एज अ बैलन डी और विनर के तौर पर वुमेन फुटबॉल 2024 में। बैलन डी और जो है वो प्रेजेंट किया जाता है मैगजीन फ्रांस फुटबॉल के द्वारा। तो ये फैक्ट ध्यान में रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। इस प्रकार के स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन स्टेट पीएससी अक्सर पूछ लेती है। अब इस टॉपिक के अंदर आपको डॉक्ट्रिन ऑफ रेस इप्सा लोक्यूटर के बारे में आपको पता होना चाहिए। रेस इप्सा लोक्यूटर, ये डॉक्ट्रिन हम लोग को देखने को मिलती है। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये जो डॉक्ट्रिन है, ये जो सिद्धांत हम लोग को देखने को मिल रहा है, ये मेडिकल नेग्लिजेंस के केस में, यानी कि चिकित्सा लापरवाही के मामले पर लागू नहीं होता है। ये कोर्ट का फैसला था। कोर्ट ने ये चीज कही कि डॉक्टर जो है वो तभी लायबल होगा जब कोई प्रूफ होता है कि कोई स्किल जो है वो ट्रीटमेंट के दौरान लैक कर रही है। वरना अगर कोई भी, अगर जैसे हमें देखने को मिलता है ना कि अगर नेगेटिव आउटकम, अगर नेगेटिव मेडिकल आउटकम अगर नेगेटिव आता है, मतलब जैसे कोई ऑपरेशन किया और वो मतलब सही नहीं हो, सही मतलब सामने वाला व्यक्ति जो है उसकी जान चली गई या कुछ भी हुआ ऐसा ऑपरेशन के दौरान, तो डॉक्टर लायबल नहीं है उस चीज के लिए।
डॉक्टर लायबल तभी होगा, कोर्ट ने कहा है कि जब वो प्रूफ होगा कि ऑपरेशन के दौरान कोई नेसेसरी स्किल्स थी या ट्रीटमेंट के दौरान जो नेसेसरी स्किल्स थी जिसमें उसने गड़बड़ी करी है। अगर प्रूफ हुआ तभी उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, वरना नहीं। तो ये फैक्ट है एक, जिसके बारे में आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। और इसी से रिलेटेड, पेशेंट राइट से रिलेटेड ये एक क्वेश्चन है मेंस का, ट्राई करिएगा 120 वर्ड्स में इसका आंसर लिखने की। तो चलिए अब मिलूंगा मैं आपसे नेक्स्ट कल के लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड, जय हिंद।